हेलो फ्रेंड्स। आज दुनिया जिन बड़े खतरों का सामना कर रही है उनमें सबसे ऊपर है पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन, बढ़ता हुआ तापमान, पिघलते ग्लेशियर और अनियंत्रित प्रदूषण। ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि एक सख्त चेतावनी है। आज हर इंडस्ट्री, हर कंपनी और हर प्रोफेशनल के लिए एक शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है और वो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा। लेकिन सवाल ये है, सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या? नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस गैसेस, CSR जैसे टर्म्स का असली मतलब क्या है और ये हमारे करियर और इंडस्ट्री पर कैसे असर डालते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सस्टेनेबिलिटी और उससे जुड़े हुए टॉप 10 जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, और वो भी आसान भाषा में। और अगर आप इंजीनियर है, मैनेजर है, HSC प्रोफेशनल है या फिर इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं सस्टेनेबिलिटी की पूरी कहानी, बिल्कुल आसान और दमदार तरीके से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। इसका जो कोर टर्म है, कॉन्सेप्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है? तो सस्टेनेबिलिटी जो है इसका मीनिंग है मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। ये जो सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल और वर्ल्ड वाइडली बहुत पॉपुलर है। तो इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। आपको जो भी काम करना है फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में भी रख के करना है। तो जो आपकी प्रेजेंट की नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए ताकि फ्यूचर जो जनरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। एबिलिटी टू मीट देयर नीड्स। सो इसका जो फ्रेंड्स सस्टेनेबिलिटी है इसका मेनली 3 पिलर है। सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल, नेक्स्ट आता है, एनवायरमेंटल में क्या है, आपको जो नेचर को प्रोटेक्ट करना है फ्रेंड्स। और सेकंड आता है सोशल, इसमें इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक, एंश्योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स जो सस्टेनेबिलिटी है उसके 3 मेन पिलर्स है। सबसे पहले मैंने बताया एनवायरमेंटल, नेचर को प्रोटेक्ट करना है। और सोशल आता है जिसमें ह्यूमन क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को एंश्योर करना है। फ्रेंड्स एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे एग्जांपल मैक्सिमम बैटरी इंडस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और आप इसको अपने प्रोसेस या इंडस्ट्री से रिलेट भी कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूजिंग सोलर एनर्जी प्लस रिसाइकलिंग लेड प्लस एंश्योरिंग वर्कर सेफ्टी। तो ये आता है सारा सस्टेनेबल ऑपरेशन। अगर आप सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और जो आपका लेड है, प्लास्टिक है, पेपर, जो भी आपका वेस्ट है, अगर रिसाइकल कर सकते हो रिसाइकल करते हो, प्लस आपका जो वर्कर्स है उसको आप सेफ्टी इंश्योर करते हो। आपकी कंपनी में सेफ्टी जो है HSE डिपार्टमेंट है, और तो दैट मीन्स आपकी कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है सस्टेनेबल ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 जो सस्टेनेबिलिटी और इससे रिलेटेड टर्म्स है, वर्ल्ड वाइडली यूज होते हैं। तो नेक्स्ट आता है नेट ज़ीरो कार्बन। नेट ज़ीरो कार्बन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टोटल कार्बन एमिशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टोटल एमिशन रिमूव्ड। तो जो नेट ज़ीरो कार्बन है ये इसका फॉर्मूला है कि आपने जो है टोटल कार्बन एमिशन कितना प्रोड्यूस किया और टोटल कार्बन एमिशन कितना रिमूव किया। सो इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? टू रिड्यूस एमिशन, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट को आपको यूज़ करना है। मोटर्स हो गए, पंप हो गए, और आपके जो AC वगैरह है उसमें भी आप इन्वर्टर AC यूज़ कर सकते हो। और जो रिन्यूएबल सोर्सेज है एनर्जी के वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और
ऑफसेट एमिशंस। नेक्स्ट आता है ऑफसेट एमिशन। आप अपने इंडस्ट्री या फिर आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर ट्री प्लांटेशन कर सकते हो और कार्बन क्रेडिट को कम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसका जो एग्जांपल है, एक कंपनी इंस्टॉल सोलर पैनल। ये जो एग्जांपल है नेट ज़ीरो कार्बन को कम करने के लिए, तो जो वो क्या करता है, सोलर पैनल को इंस्टॉल करता है एंड ऑफसेट रिमेनिंग एफिशिएंट वाया फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। तो वो हो गया नेट ज़ीरो कार्बन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन। जितने भी टर्म्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे के सारे टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये समझने ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक देखें। तो जो नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है। ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है फ्रेंड्स? क्लाइमेट चेंज होता है फ्रेंड्स नो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर्स में जो चेंजेस आते हैं लॉन्ग टर्म से, काफ़ी ज़्यादा समय से, जो कहीं पर बारिश नहीं हो रही है या रेनफॉल नहीं हो रहा है या फिर वेदर पैटर्न है या फिर मैनी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसके कारण भी जो लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में या फिर रेनफॉल में या फिर वेदर कंडीशन में, तो वो होता है क्लाइमेट चेंज। इसके फ्रेंड्स इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के? इसमें हो सकता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, अगर फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करते हो। इंडस्ट्रियल एमिशन, जो इंडस्ट्री में जो भी गैसेस रहती है चिमनीज के थ्रू या फिर जो भी गैसेस इंडस्ट्री से प्रोसेस के दौरान निकलती है, प्रोडक्शन के दौरान जो गैसेस निकलती है, अगर आप डायरेक्ट उसको एनवायरनमेंट में एमिट करते हो तो उससे भी क्लाइमेट चेंज होने के चांसेस है। और नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन। अगर आप फॉरेस्ट को प्लांट्स को नहीं लगाते हो या फिर पेड़ को काटते हो, उससे भी होता है क्लाइमेट चेंज। मिटिगेशन क्या है फ्रेंड्स? इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? एक्शन टू रिड्यूस और प्रिवेंट एमिशन। जो आपका फ्रेंड्स इंडस्ट्री एमिशन है, जो भी आपका गैसेस है, फ्यूम्स है, उसको आप कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्विचिंग डीजल जनरेटर टू सोलर पावर। जैसे आपकी इंडस्ट्री में अगर डीजल जनरेटर यूज़ होता है जो कि डीजल कंज्यूम करता है और उसके बाद इंजन से जो है उसका गैसेस निकलती है, तो वो हार्मफुल होती है और उसको हम स्विच कर सकते हैं सोलर पावर में। एक तो ये मिटिगेशन स्टेप हो गया। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिप्लेसिंग फ्यूल व्हीकल। जितना भी आपका डीजल कार्स है, पेट्रोल गाड़ियां हैं, उसको आप डीजल की गाड़ियां, पेट्रोल की या फिर बड़े व्हीकल जो भी है, जो फ्यूल्स है, उस फ्यूल व्हीकल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिप्लेस करते हो, जैसे ई रिक्शा है, आप जो कार को है ई रिक्शा या नेचुरल गैस में जो रिप्लेस करते हो, वो भी है आपको इसको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बेसिकली फ्रेंड्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम वेयर लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट। इसमें ह्यूमंस आ गए, ट्री आ गए, जो भी लिविंग सिस्टम है या फिर नॉन लिविंग सिस्टम है, जिसमें ये सो इंटरेक्ट करते हैं, तो उस सिस्टम को बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स जो होती है उसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है फ्रेंड्स, ये इसमें आ गया एयर, वाटर, सोइल और सनलाइट, टेम्परेचर। तो एग्जाम्पल देखते हैं इकोसिस्टम का। उसमें आ गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें ट्रीज होते हैं, सोइल होता है, वाटर होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, तो उसको बोला जाता है इकोसिस्टम फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसमें CSR, जो इसको हम CSR भी बोलते हैं, CSR मीन्स कंपनी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉरपोरेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर सोशल एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। जो सोशल इम्पैक्ट है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको कम करने के लिए जो कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो फ्रेंड्स, इसमें एरियाज़ हो सकते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर, जो कि एम्प्लॉयज़ को आप जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, जिसमें लॉन्ड्री फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर आ गया, आपका फूड फैसिलिटी हो गया। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, और आपका जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसको डेवलपमेंट करने का। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हो। तो ये जो 3 मेन है इसका एरियाज़ है, ये है कॉरपोरेट जो कंपनियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है कि हम CSR के लिए ये 3 काम करने वाले हैं। एग्जाम्पल है एक कंपनी फंडिंग स्कूल्स और रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जो CSR है, कंपनीज, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, जो भी उसके नियर बाई में स्कूल्स होता है उसके लिए फंडिंग करते हैं, या फिर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो ये सब आता है कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ग्लोबल अलाइनमेंट के नज़रिए से हम देखते हैं तो जो यूनाइटेड नेशन है वो ग्लोबल इम्पैक्ट प्रिंसिपल है, इस पे काम कर रहा है। तो CSR आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, जो इम्पोर्टेंट भी है। और नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस गैसेस। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ग्रीन हाउस गैसेस। इसका मीनिंग है गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। जितना भी गैसेस है फ्रेंड्स, उसमें CO2 हो गया, मीथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जो कि एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करता है, एग्जॉस्ट करता है, उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जो गैसेस एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें गैसेस को ट्रैप करता है, वो होता है GHG। मेजर GHG में जो मेजर कंट्रीब्यूटर गैसेस है उसमें होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 जिसको हम मीथेन गैस भी बोलते हैं, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी जो है GHG का कंट्रीब्यूटर है। और इसके जो सोर्सेज है फ्रेंड्स, जो CO2 है वो फैक्ट्रीज से एमिशन से निकलती है। जो भी फ्यूम्स वगैरह है, फैक्ट्री का जो एमिशन है वो प्रोड्यूस करता है CO2, और जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उसमें से प्रोड्यूस होता है मीथेन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है जो बहुत पॉपुलर टर्म है ग्लोबल वार्मिंग, सभी ने सुना होगा। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू GHGs, जो मैंने अभी बताया। तो जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो जो इंक्रीज हो रहा है, अप हो रहा है टेम्परेचर, तो वो हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। जो ग्रीन हाउस गैसेस है जब वो एटमॉस्फेयर में जाती है तो हीट को अट्रैप करती है, और इस वजह से जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है स्लोली इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो इम्पैक्ट है फ्रेंड्स, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, सी लेवल जो है राइज हो रहा है। बिकॉज जो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो सी में जाएगा, सी लेवल राइज हो जाएगा। और एक्सट्रीम वेदर, जो वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है या फिर कहीं पर बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी ग्लोबल वार्मिंग का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स राइजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जैसे हम UAE में, दुबई में देख सकते हैं, हीट वेव के कारण जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। और अगर आप इंडिया की बात करें, जो डेजर्ट एरिया है, राजस्थान हो गया या फिर दिल्ली हो गया, जो प्लेन एरिया है, वहाँ पर जहाँ पर पेड़ नहीं है, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन नहीं है, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इंडस्ट्री ओनर से, जो बिजनेस ओनर हैं, आप अपनी कंपनी में एटलीस्ट जो CSR मैंने आपको बताया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो भी आपको ट्री प्लांटेशन करना है वो ज़रूर करवाएं और CSR में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशंस। ये US में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका एक काउंसिल भी है जिसको हम USGBC, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बोलते हैं। वो काम कर रहा है ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन पे, और buildings designed to reduce environmental impact
जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको जो कम करने के लिए जो बिल्डिंग के सॉल्यूशन डिज़ाइन किए जा रहे हैं, बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जा रहा है, उसको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इसका जो ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन है, इसके फीचर्स देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, जो आपकी कंपनी है, सोशल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें एनर्जी एफिशिएंट लाइट हम यूज़ करते हैं, एलईडी लाइट यूज़ करते हैं और सोलर पैनल को यूज़ करते हैं। जो वाटर है हमारा, जैसे आरओ प्लांट हो गया, उसको हम रिसाइकलिंग करते हैं, उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं दूसरी साइड पे गार्डन में। और इंसुलेशन फॉर एनर्जी सेविंग, जितना भी आपका चिलर लाइंस हो गया, एसी लाइन हो गया, या फिर हॉट हीटिंग, जो जितना भी हीटर वाला फीड लाइंस वगैरह, जो भी हीटिंग या कूलिंग सिस्टम है, उनको इंसुलेशन करने से आपका एनर्जी सेव होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन। जैसे HVAC का डक्ट हो गया, उसको डक्ट को हम इंसुलेशन करते हैं, कूलिंग डक्ट को, तो वो एक ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड है इसके, उसको एक तो लीड LEED सर्टिफिकेशन है, और नेक्स्ट आता है ESTI DAMA, जो ST डामा है, वो UAE के अंदर आता है, वो भी एक स्टैंडर्ड है ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है, जैसे कि एग्जांपल आ गया, ऑफिस बिल्डिंग यूजिंग डे लाइट प्लस स्मार्ट HVAC, लो एनर्जी यूज़। जैसे कि हम स्काई लाइट शीट को यूज़ करते हैं, जिससे कि आपके लाइट आ जाए, आपका जो भी ऑफिस हो गया, रूम हो गया, वहाँ पर लाइट आ जाए और आपका एनर्जी कम यूज़ हो। और HVAC सिस्टम में, स्मार्ट HVAC, आप इन्वर्टर AC यूज़ कर सकते हो। जो HVAC का जो डक्ट है या चिलर लाइन है, उसको आप इंसुलेट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, जैसे कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। हर कंपनी को सस्टेनेबिलिटी का रिपोर्टिंग करना चाहिए। आप सभी जितने भी बिजनेस ओनर हैं, ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। ग्लोबल का जो ग्लोबल रिपोर्टिंग है, वो आपको इनिशिएटिव करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का रिपोर्टिंग करना चाहिए। इसका पर्पस क्या है फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपनी डिस्क्लोज, जो आपकी कंपनी के कारण एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, एमिशन या फिर दूसरे कारण से, या फिर अगर आप अच्छा कर रहे हो उससे जो इम्पैक्ट कम हो रहा है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या क्या कर रहे हो, और गवर्नेंस परफॉर्मेंस, इन सभी को आप अपने जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर सकते हो इन 3 मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ESG पे। तो आप ESG रिपोर्टिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल आता है, पब्लिशिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट शोइंग कार्बन एमिशन रिडक्शन। ये एग्जांपल है, जैसे आप अपनी कंपनी का जो आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, उसको आप कार्बन जो एमिशन को कम कर रहे हो, उसको आप पब्लिश करते हो वो रिपोर्ट को। नेक्स्ट आता है, लास्ट में यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कार्बन फुटप्रिंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसका डेफिनेशन क्या है कार्बन फुटप्रिंट का, टोटल अमाउंट ऑफ GHGs emitted डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, GHG होता है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस होती हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ GHG, जो ये 3 गैसेस है, एमिटेड डायरेक्टली, अगर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमिट होती है एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ये डायरेक्टली भी हो सकती है या फिर इनडायरेक्टली भी एनवायरनमेंट में जाती है, तो वो होता है कार्बन फुटप्रिंट। फ्रेंड्स, इसको मेजर करते हैं CO2 इक्विवेलेंट CO2e। इसके जो सोर्सेज है फ्रेंड्स, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का हाई कंजम्पशन करते हो, और ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत ज़्यादा आप ट्रांसपोर्टेशन का डीजल कार का पेट्रोल कार का यूज़ करते हो, फ्यूल को कंज्यूम करते हो,
उससे भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो आपका इंडस्ट्री में प्रोसेस चल रहा है प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए, वो भी रिलीज करता है कार्बन फुटप्रिंट। तो एग्जांपल हम देखते हैं, फैक्ट्री यूजिंग डीजल जनरेटर, उससे क्या होता है, हाई कार्बन फुटप्रिंट जो है एमिट होता है। अब आप जो डीजल जनरेटर यूज़ करते हो उससे हाई कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है, मैं यहाँ पर कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, हाउ ऑल कॉन्सेप्ट आर कनेक्टेड। जितना भी टर्म्स मैंने यहाँ पर आपको बताया, ESG और सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स, सो वो इंटरकनेक्टेड कैसे हैं आप देख सकते हो। GHGs कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग लीड टू क्लाइमेट चेंज। अगर ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इन ग्लोबल वार्मिंग होता है, दैट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। या तो बहुत सूखा पड़ जाएगा, हीट वेव आ जाएगी, या फिर जो है बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट इसका है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट एम टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। जो कार्बन फुटप्रिंट होता है फ्रेंड्स, उसको कम करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है नेट ज़ीरो, फाइनल गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जिसको ज़ीरो करना है, नेट ज़ीरो कार्बन को ज़ीरो करना है। नेक्स्ट है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज, कि आप जो है उसको रिपोर्टिंग जो है GRI और CSR ये आप कर रहे हो। नेक्स्ट आता है ग्रीन बिल्डिंग, जो अगर ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशंस है उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो टू रिड्यूस द एमिशन एंड एनर्जी यूज, ये भी है इंटरकनेक्टेड सारे कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा। तो एक सस्टेनेबिलिटी बैटरी प्लांट विल यूज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज करेगा टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, एंड इंस्टॉल एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स एज पर ISO 50001, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टैंडर्ड है ISO का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो आप यूज़ कर सकते हो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, और आप इन रिसाइकल कर सकते हो लेड और वेस्ट को, और एंश्योर वर्कर सेफ्टी एज पर ISO 45001 स्टैंडर्ड। जो फ्रेंड्स हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए यूज़ करते हैं हम ISO 45001, तो उसमें आपको एंश्योर करना है वर्कर का सेफ्टी। और नेक्स्ट आता है पब्लिश सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। आपका जो GRI है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, आपको पब्लिश करना है आपका जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है। पॉइंट्स टू बी नोटेड फ्रेंड्स, सस्टेनेबिलिटी इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शन नहीं है, इट इज़ ए बिजनेस सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये ऑप्शन नहीं है, बिजनेस सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है ये। और कंपनी इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव कंप्लायंस, गेन ग्लोबल मार्केट एक्सेस, और एनहेंस ब्रांड रेपुटेशन। जो लोग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं वो जो है एक अपना जो ब्रांड का रेपुटेशन है उसको एनहेंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सस्टेनेबिलिटी और इससे रिलेटेड जाना है, ये कि सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हमारे फ्यूचर की एक नीड है, और नेट ज़ीरो से लेकर कार्बन फुटप्रिंट, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन तक, ये सभी टर्म हमें ये सिखाते हैं कि हम एनवायरनमेंट को बचाते हुए भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए, आज जो हम कदम उठाएंगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे। अगर आप भी चाहते हो आपका करियर फ्यूचर रेडी बने और आप ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ें, तो सस्टेनेबिलिटी को समझना और अपनाना अब ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो आप
आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर कर सकते हो। जो भी आपका एचएससी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, एचएससी ऑफिसर है, मैनेजर्स है, या फिर जो कार्बन फुटप्रिंट पे जीएचजी में काम कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और जिन लोगों को सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी की टर्मिनोलॉजी में कन्फ्यूज़न है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये पसंद आया तो शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ ऐसे ही इंडस्ट्री फोकस्ड, प्रैक्टिकल और करियर बूस्टिंग कंटेंट। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा ईएसजी के जो स्टैंडर्ड्स है और कंप्लीट ईएसजी डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसमें एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, और सबसे ज़रूरी है स्टे सस्टेनेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। धन्यवाद।